वेलकम टू क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम क्या है नंबर सिस्टम में क्या है, हम सबसे पहले नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ। तो नंबर के जो टाइप हैं जो दो प्रकार से होते हैं। तो एक होता है फर्स्ट जो होता है वो होता है रियल नंबर्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम क्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। और जो दूसरा वाला होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर। कौन सा होता है? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर जिसे हम बोलते हैं हमको काल्पनिक संख्या, है ना। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा बस। तो रियल नंबर क्या होते हैं? जो वास्तविक नंबर, तो वास्तविक नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, या फिर -3 लिख दिया, √2 लिख दिया, √5 लिख दिया, 2 + √5 लिख दिया, -5/6 लिख दिया, या -7 हुआ, -26 हुआ। ये सभी क्या है? ये वास्तविक नंबर हैं। मैंने 2.5 हुआ, ये सब क्या है? वास्तविक नंबर है। लेकिन इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्या क्या होती है, मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं। तो जैसे यानी किसी भी, यानी कि द स्क्वायर रूट ऑफ एनी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर्स, समझ रहे हो? एनी नेगेटिव नंबर यानी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ही क्या होती है? इमेजिनरी नंबर होता है। कैसे? मैंने बोला कि -2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट का मतलब समझ रहे हो? वर्गमूल। क्या? वर्गमूल। अब -2 का वर्गमूल, अब इसकी वैल्यू हम क्या है, हम डेफिनेट नहीं निकाल सकते। तो इसके जो होते हैं, तो हम इसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो हम इसे 2 एंड आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने लिख दिया -26, ठीक है, अंडर रूट में है, तो ये भी क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमारे जो सिलेबस का है वो है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में मैंने आपको ये बताया। फिर इन्हीं संख्याओं का बेसिस पे हम क्या है, वास्तविक संख्या के जो टाइप होते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो आता है, जो टाइप आता है वो आता है कौन सा? नेचुरल नंबर। कौन सा आता है? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर होते हैं, वे नंबर होते हैं ये, इनसे बोलते हैं हम क्या है, एक तरह प्राकृत संख्या बोलते हैं। ये प्राकृत संख्या होती है जिनकी स्टार्ट किससे होता है? 1 से होता है। 1 से इनमें डिफरेंस भी हमेशा कितने का होता है? 1 का होता है। 1, 2, 3 और ऐसे ऐसे कितने तक, प्लस इन्फिनिट तक जाते हैं। तो वो कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो किससे होता है? एन से ही होता है। इनका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? एन से ही होता है। फिर उसके बाद हम आगे जो पढ़ते हैं, तो नेचुरल नंबर के बाद में आता है, इसे हम नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं, हम प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद आता है दूसरा होल नंबर। कौन सा? होल नंबर, ठीक है। होल नंबर जिसे हम क्या बोल देते हैं? हम पूर्ण संख्या। कौन सी बोलते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है। होल नंबर है पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होती है? यदि हम नेचुरल नंबर में या जीरो को और इंक्लूड कर लें तो होल नंबर बनता है हमारा। क्या बनता है? होल नंबर। तो हम जीरो को ये भी क्या, प्लस इनफाइनाइट तक ही जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? होल नंबर हुए हमारे, क्या हुए? पूर्ण संख्या है वही, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो तीसरा होता है वो होता है इन्हीं के बेसिस पे होता है, उसे बोलते हैं हम इंटीजर नंबर। कौन सा? इंटीजर नंबर, ठीक है। इंटीजर नंबर जिन्हें बोलते हैं हम कौन सा? पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है कि यदि ये होल नंबर थे, इन्हीं में हम नेगेटिव संख्याओं को और इंक्लूड कर लें तो हमें क्या होंगी? पूर्णांक संख्या प्राप्त होंगी। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या है हमारा मेन पॉइंट 0 रहता है। इधर हम चले थे पॉजिटिव की साइड में 3, 4, तो यहाँ पर क्या प्लस इनफिनिट था। और इधर क्या था? नेगेटिव की जगह चलेंगे हम नेगेटिव साइड में, तो ऐसे ऐसे क्या आएगा हमारा? नेगेटिव इनफिनाइट आएगा, ठीक है। तो इन सब से भी क्या बनेगा? हमारा इंटीजर नंबर बनेगा, यानी कि पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं हम आगे थोड़ा बताएंगे। तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप्स होता है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं। तो उन्हें क्या है, हम जैसे हम पूर्णांक संख्याओं को हम रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से। किससे? आर से। यदि हमारे पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, तो 1 से स्टार्ट होंगे प्लस इनफिनिट तक होंगे, ठीक है। इसे बोलेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। धनात्मक
पूर्णांक संख्या, ठीक है। और इन्हीं को, इनसे जो नेगेटिव से स्टार्ट है उन्हें बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर नंबर, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ठीक। तो आपको मैंने बताया कि इन्हें बोलेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, इन्हें बोलेंगे हम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। और इनको ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम रिप्रेजेंट करते हैं हम आर प्लस से, और जो सॉरी पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम आर प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम आर माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये हो गया, हमारा सबसे पहले नेचुरल नंबर था वो हो गया कंप्लीट, फिर हमारा होल नंबर हो गया, फिर हमारा इंटीजर नंबर हो गया है। अब इसी के बेस पे हमारा जो चौथा नंबर आता है वो आता है रेशनल नंबर। कौन सा आता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे हम बोलते हैं हम क्या, परमेय संख्याएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? परमेय संख्या, ठीक है। रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम यानी कि पी बटे क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें पी बटे क्यू में, पी बटे क्यू में क्या होता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम यानी कि पी बटे क्यू यानी कि इसे हम बोलते हैं हम अंश बटे हर की फॉर्म में। किसमें? अंश बटे हर की फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर बटे डेनोमिनेटर की फॉर्म में जैसे हम लिख सकते हैं, वही क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। इसमें लेकिन एक कंडीशन होती है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारा जो डेनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि यदि हम किसी भी संख्या में हम अगर जीरो का भाग देंगे यहाँ पे किसी भी संख्या, यानी कि एक्स हो, वाई हो, जेड हो, यानी कि तो हमारा क्या आएगा? वो इन्फाइनाइटी तो आता है। यानी कि मैंने लिखा कि 1 में भाग 0 कर दो तो भी क्या आएगा? इन्फाइनाइट आएगा, ठीक है। तो जो क्या होगा? एक अपरिभाषित नंबर होगा। क्या होगा? एक अपरिभाषित नंबर होगा। तो इसीलिए इसमें क्या कंडीशन होती है कि जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही क्या होती है कि परमेय संख्या की कंडीशन होती है। तो इसमें क्या होती है परमेय संख्या में कंडीशन? जैसे हमने लिख दिया 2/3, ठीक है। इसे हम पी बटे क्यू रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्यू 0 के बराबर नहीं है, और पी पे क्या है? कोई ना कोई वैल्यू है। मैंने लिखा 2। तो आप बताइए इसे हम पॉजिटिव यानी कि इसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे कि नहीं? इसे भी हम बिल्कुल रेशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि 2 का मतलब क्या है? 2 मीन्स है 2/1, और जिसका मतलब अब देखिए यहाँ पे 1 कभी भी किसी भी संख्या है तो 1 का हमेशा उसमें क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन भी होता है, और उसी में क्या होता है? उसका डिवाइडेशन भी होता है। 1 ऐसी नंबर है जिसका हमेशा एवरी नंबर में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, और क्या होता है? डिवाइडेशन भी होता है। तो इसे 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, और जहाँ पे क्या है? अब देखिए क्यू 0 के बराबर नहीं है, और वो p/q फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या होगा? हमारा एक रेशनल नंबर होगा। ये भी क्या होगा? एक हमारा रेशनल नंबर होगा। तो इसी प्रकार हम जैसे मैंने लिख दिया -26, ये भी क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। मैंने लिख दिया -5/6, ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। मैंने लिख दिया 2.5, तो और ये 2.5 भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम पॉइंट को अगर हम काटें तो हमें क्या पॉइंट के नीचे 1 लगा दें तो 25/10 होगा। इसे हम पी बटे क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होगा? हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्या? इरेशनल नंबर पर। क्या आते हैं? इरेशनल नंबर पर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल यानी कि जिन्हें बोलते हैं हम परमेय संख्या। क्या? अपरमेय संख्या। क्या बोलते हैं हम? अपरमेय संख्या। क्या बोलते हैं हम? अपरमेय संख्या, ठीक है। तो इरेशनल नंबर यानी कि अपरमेय संख्या जो होती हैं, इनका कंडीशन क्या होती है? जिन्हें हम पी बटे क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम पी बटे क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वही क्या होती है? हमारी अपरमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अपरमेय संख्या यानी कि मैंने बोला जिन्हें हम पी बटे क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होंगी? मैंने लिख दिया आपको √2, यानी कि किसी भी संख्या का, यानी कि किसी, मैंने लिख दिया √2, ठीक है। तो अब आप बताइए इसे हम क्या है? √2 को हमने हाँ बोला है कि यानी कि हम √2 हो गया, ठीक है। अब इसमें यानी कि 1 का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हम इसे क्या है? हम पी बटे के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है हमें सही नहीं आएगी। और जैसे हमने लिख दिया 3 + √2, ये भी क्या है? एक अपरमेय संख्या होगी। मैंने लिख दिया 5 - √2, यानी कि 3 + √3, ये सब क्या है? हमारी अपरमेय संख्याएं होंगी। बाकी की हमें क्या है? रेशनल नंबर के जो टाइप्स हैं वो भी हम बताएंगे। एक होता है यानी शांत आवृत्ति वाली भी होती हैं, दूसरी अशांत आवृत्ति वाली भी होती हैं संख्याएं। तो इन्हें हम क्या है? यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर दोनों को हम क्या है? आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना ही आपको अभी भी कितना ही पर्याप्त है, और आगे वाले कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले हम आपको बताएं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, ठीक है। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब क्या होता है आपको मैं लिख देता हूँ। आपको
तो हम बताते हैं यूक्लिड डिवीजन प्रोसेस। तो ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन प्रोसेस है जो हम अभी बताते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसमें यानी कंडीशन क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन प्रोसेस होता क्या है, एल्गोरिथम होती क्या है। तो इसमें जो होता है कि ये है कि आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। समझ रहे हो कि नहीं? भाज्य बराबर भाजक यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो इसमें क्या होता है कि हमें ये पढ़ा है कि डिविडेंड है यानी कि जो भाज्य है, यानी कि वो क्या होता है डिवीजर इनटू क्वोटेंट, यानी कि क्वोशेंट सॉरी, डिवीजर और क्वोशेंट का मल्टीप्लिकेशन करने में, और उसमें जो रिमाइंडर है हमें उसको ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या होता है डिविडेंड प्राप्त होता है। क्या हमें क्या प्राप्त होता है? हमें डिविडेंड प्राप्त होता है। तो यानी कि कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया आपको, यानी कि नॉर्मल आपसे बात करें तो जैसे मैंने लिख दिया कि भाई 26। ठीक है, और इसमें मैं भाग दे रहा हूँ मैं कि किसका, यानी कि 4 का। किसका दे दिया मैंने? 4 का 26 में। तो आपको मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, तो इसे हम समझते हैं कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम क्या, न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक डिविडेंड का रोल, ये किसका रोल निभा रहा है, ये डिवीजर का रोल निभा रहा है। किसका? डिवीजर का। और ये किसका रोल निभा रहा है? डिविडेंड का। किसका रोल निभा रहा है? डिविडेंड का। तो हम इसे आगे जो करते हैं तो हमें 4 का भाग किस में देना है? 26 में देना है। 4 का भाग किस में देना है? 26 में। जब हम 4 का भाग 26 में देंगे तो 4 जा 16, 4 5 जा 20, और 4 6 से कितना होगा? 24। 4 6 से कितना होता है? 24, और 2 क्या आ गया हमारा? रिमाइंडर। सब्सट्रैक्ट करने पर 2 क्या आएगा? रिमाइंडर। ये हमारा क्या हो गया? क्वोशेंट हो गया। क्या हो गया? क्वोशेंट हो गया। क्या हो गया? ये क्वोशेंट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? हमारा रिमाइंडर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा रिमाइंडर हो गया। और ये क्या हो गया? हमारा डिविडेंड हो गया। क्या हो गया? हमारा डिविडेंड। और ये क्या हो गया? हमारा डिवीजर। ठीक है, ये क्या हुआ? हमारा डिवीजर। तो इसमें भी हमें देखा, आप देखिए ये प्रोसेस देखिए, हमें क्या बोला? डिविडेंड इक्वल टू, क्या बोला था हमें? डिविडेंड इक्वल टू, यानी डिविडेंड कितना है? 26 है। डिविडेंड कितना है? 26 है। इंटू बराबर क्या है? डिवीजर। क्या है? बराबर में क्या है? डिवीजर। और डिवीजर कितना था हमारा? 4 था। इंटू में मल्टीप्लाई में क्या है? क्वोशेंट। और क्वोशेंट हमारा कितना है? 6 है। ठीक है, और प्लस में कितना है? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 2। यदि आप देखिए ये दोनों इसके बराबर है, 4 का 6 से करेंगे तो हमारा 24, और प्लस 2 कितना हो गया? 26। और इधर भी कितना था? 26। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में होती क्या है, कि इसमें जो हमारा डिविडेंड होता है वो किसके होता है? डिवीजर इंटू क्वोशेंट के मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड होता है। ठीक है, तो हम आगे चल के हम देखते हैं कि क्या होगा, कि सबसे पहले तो अब क्या आता है, हम क्या इसी जो क्वेश्चन हमारा जो पहला दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि अब मैं पहला क्वेश्चन, तो मैंने पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके लिए। तो इसमें क्या है, यूज देखिए, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके टू फाइंड एचसीएफ, यानी एचसीएफ फाइंड करना है हमें। और फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है कि 135 एंड 255, यानी कि इनका क्या हमें निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो आपने अब तक पढ़ा होगा एचसीएफ क्या, आने के अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि प्राइम फैक्टर विधि से। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या है, हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि मैं आपको आगे ही बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि हम ऐसे, सबसे पहले क्या, अब ये देखिए, अब ये 2 नंबरों के बीच में हम क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमें
निकालना है। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें क्या है, HCF निकालना है। तो इस HCF निकालने के लिए सबसे पहले जो कंडीशन है, हमें पता है कि इसमें क्या होता था कि भाई हमें एक को क्या मानते हैं, हम डिविजर मानते हैं, और एक को क्या मानते थे, हम डिविडेंड मानते थे, क्योंकि तभी तो हमें क्या है, हमारा कंप्लीट होता था। तो अब इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि डिविजर किसे माने और डिविडेंड किसे माने, यानी कि भाजक किसे माने और भाज्य संख्या किसे माने। तो हमें क्या है, सबसे पहले तो आप सोचने वाली बात है कि हम जो ये प्रोसेस है आगे कब जाएगा, ये तभी जा सकता है कि क्या, जब हम डिविडेंड को हम क्या है, बड़ा माने डिविजर से, यानी कि भाज्य संख्या को हम भाजक से क्या मानेंगे, बड़ा मानेंगे, क्योंकि तभी तो देखिए आप, यानी कि सभी की वैल्यू क्या है, छोटी है। यहाँ पे देखिए ये था 4 था 6 था और ये 2 था, रिमाइंडर ये था हमारा, ये हमारा भाजक था, ये भागफल था। लेकिन हमारा जो क्या था, भाज्य संख्या थी वो कितनी थी, सबसे बड़ी संख्या थी। भाज्य संख्या क्या थी, हमारी सबसे बड़ी संख्या थी। तो हमें ये चीज़ हमारे माइंड में हमेशा के लिए रखनी है कि हमें जो भाज्य संख्या है वो क्या है, सबसे बड़ी जो संख्या दिखेगी हमें, वही हमें क्या, हमें भाज्य संख्या हमें माननी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, हम ये दो संख्या दी हुई है, तो इसमें भाज्य संख्या हम किसे मानेंगे, हम इसे मानेंगे, यानी कि डिविडेंड नंबर किसे मानेंगे, हम इसको मानेंगे, और डिविजन नंबर हम इसे किसे मानेंगे, इसे मानेंगे। तो हम सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट करते हैं। तो हमें क्या है, अभी इसे मान लिया है, ठीक है। तो भाज्य संख्या को हम रखते हैं और 135, ठीक है। अब इसका हम भाग करते हैं हम इसमें, तो सबसे पहले 1 टाइम ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 135, ठीक है। अब इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0, और इसका कितना आ जाएगा, 2 और 1, यानी कि 1 2 0, कितना हो गया, 1 2 0, ठीक है। अभी हमारा क्या है, एक स्टेप हुआ है, अभी हमारा क्या हुआ है, एक स्टेप हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये हमारे क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि हम जब तक क्या है हमारा, यानी कि हमारा जब तक जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाएगा, तब तक हम प्रोसेस को करते रहेंगे, ठीक है। अभी हमारा क्या, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अभी क्या हमें ये करता रहना है, करते रहना है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट है जो, इसे हम लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तुरंत लिखना चाहिए तो सही रहेगा, क्योंकि बाद में आपको क्या है, गलती हो सकती है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट हमने जैसे लिख दिया 255 इक्वल टू, अब देखिए 135 क्या था हमारा, डिविजर था, क्वोशेंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 120, ठीक है। ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या स्टेप सेकंड देखते हैं, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में क्या है, देखिए वही चीज़ आ गई। अब हमारे पास देखो, इससे हमें क्या है, कोई मतलब नहीं रहा। अब हमारे पास मतलब वाले जो नंबर है वो कौन से रहे, हमारे के पास ये है केवल, और ये नंबर है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या है, कौन सा हम डिविजर मानते, कौन सा डिविडेंट मानते, वही बात आ जाती है। तो इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, तो हम डिविडेंड किसे मानेंगे, हम इसे मानेंगे, और डिविजर किसे मानेंगे, हम इसको मानेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं से हम स्टेप बढ़ा देता हूँ, तो इसमें हम मानेंगे तो 135 ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब 120 का हम 135 में देंगे तो 1 टाइम ही जाएगा, ठीक है। तो 120 आ जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में कितना आ गया, 15 आ गया, कितना आ गया, 15 आ गया। फिर हम इसे स्टेप सेकंड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसे माना था, इसे माना था, डिविडेंड और डिविजर 120 इंटू 1 प्लस 15, क्या हो गया, प्लस 15, ठीक है। अब उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे, तो अब देखिए वही स्टेप आ रहा है, तो इसमें कौन से मानेंगे हम, इसे क्या मानेंगे, हम डिविजर मानेंगे, और डिविडेंड किसे मानेंगे, हम 120 को, ठीक है। 120 को तो 15 8 टाइम्स कितना जाएगा, 120 हो जाता है कि 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। अब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया है, हमारा 0 आ गया, कि 120 में से 100 घटेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0। तो स्टेप थर्ड में कितना हो गया हमारा, स्टेप थर्ड में आ गया हमारा कि हमें क्या 120 माना था, और यहाँ पे जो डिविजर इतना था हमारा, और क्वोशेंट कितना है हमारा 8 है, क्वोशेंट कितना है हमारा 8 है, और प्लस में ये क्या है, रिमाइंडर कितना होगा 0। अब इसमें हमें क्या है, HCF निकालने की एकमात्र कंडीशन क्या है, भाई हमें सभी स्टेप फॉलो कर लिए, सब काम कर लिए, कि हमारा रिमाइंडर भी कितना आ गया, 0 भी आ गया, ठीक है। लेकिन हमारा HCF क्या होगा, ये तो जानने वाली बात है। तो HCF वही होगा कि इस टाइम पर जो डिविजर था ना, क्या था, जो डिविजन नंबर था वही हमारा क्या होगा, स्टेप होगा, वही हमारा क्या होगा, स्टेप होगा। तो हमारा डिवीजन नंबर कौन सा था, 15 था, हमारा डिवीजन नंबर क्या था, 15 था। तो HCF भी हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो HCF भी होगा वो कितना होगा, 15 होगा, कितना होगा, 15 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा 15 होगा, क्या होगा हमारा HCF कितना होगा, हमारा 15 होगा। तो HCF
f of 135 and 255 इज कितना है 15 है, इज 15 कितना है 15 है, कितना है 15 है, ठीक है, कितना है हमारा 15 है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल लेंगे बिल्कुल, ठीक है। आपको मैं एक सवाल और बताता हूँ, ठीक है। हम जैसे अगले पे चलते हैं, कितने अगले पे